हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पॉइंट्स थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये टेबल दिखाया था, अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। वो सारी चीज़ मैं आप लोग को आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ने वो लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आप लोग को ये सारे टॉपिक्स जो हैं बता दिए थे, इसके बारे में अब क्या क्या डिस्कशन करना है वो सारी चीज़ मैं एक एक टॉपिक को लेकर अब चलूँगी वन बाय वन, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल्स द प्रोविजन अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने ऑफ़र दिया बी को कि वो 5 लाख में अपना घर बेचेगा। बी ने जो है इस प्राइस के ऊपर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ये बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच वॉज लीगली इन्फोर्सेबल व्हेन एंटर्ड इनटू बट विच हैज़ बिकम वॉइड ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट था जो कि लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल है, ठीक है। एग्रीमेंट है, लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब आगे नहीं चल सकता। कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो अब इम्पॉसिबल सा हो गया है, तो वो बन जाता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सिटीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पीस, बट इफ़ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्रीज द एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटीज़न है, एक चाइना का सिटीज़न है, एक इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है। एक चाइना का इंसान है और एक इंडिया का इंसान है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब तक शांति थी। लेकिन सडनली पता चलता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है लड़ाई छिड़ चुकी है, तो उस केस में जो है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चल सकता, उसको जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा वहीं पे, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो अब इम्पॉसिबल हो चुका है, उसको हम आगे लेकर नहीं चल सकते। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, एन एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सेबल बाय अ law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other is a voidable contract. Thus, the voidable contract is a valid and enforceable until it is repudiated by the party entitled to avoid it. कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई इंसान, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को फोर्स करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। अब अगर सामने वाली पार्टी जिसको दबाया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो अगर चुपचाप वो चीज़ कर जाती है सामने वाली पार्टी के हिसाब से, तो वो फिर एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाता है लॉ की नज़र में, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कि राम threatens to kill रोहन if he does not agree to sell his property at very lower price to him. राम जो है धमकी देता है, threatens मतलब धमकी देना, कि वो रोहन को मार देगा अगर उसने जो है एक मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी एकदम लो प्राइस पे उसको नहीं बेची तो, ठीक है। राम रोहन को धमकी देता है कि अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी लो प्राइस पे उसको नहीं बेची तो वो उसको मार डालेगा। हेयर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फ्री कॉन्सेंट इज़ एब्सेंट। कहने का ये मतलब है कि अगर रोहन किसी को नहीं बताता है कि राम की धमकी की वजह से वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री कॉन्सेंट, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि फ्री कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट मीन्स व्हेन बोथ पीपल एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम वे और सेम सेंस। मतलब कि जो दो पार्टी होती है आपस में जब किसी चीज़ के ऊपर सेम थिंग पे सेम तरीके से सेम सेंस से एग्री करती है तो वो फ्री कॉन्सेंट कहलाया जाता है। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा है हेयर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्री कॉन्सेंट इज़ एब्सेंट, मतलब कि फ्री कॉन्सेंट इज़ एब्सेंट। यहाँ पे ये चीज़ एब्सेंट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे राम जो है रोहन से ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करके जो है ये उसकी प्रॉपर्टी बिकवा रहा है। यहाँ पे रोहन नहीं बेचना चाहता है लेकिन उसको वो फोर्स कर रहा है, धमकी दे रहा है। अब यहाँ पे भी 2-3 कंडीशन है, जैसे कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकती है और वैलिड भी बना सकती है। कहने का ये मतलब है कि अगर रोहन एक्सेप्ट कर लेता है, डर के मारे हाँ कर देता है और अपना प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट कर देता है राम को, तो वो एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। अब अगर वो बाद में चाहे कि मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाए, वॉइडेबल कहला दिया जाए, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही वैलिड बन चुका है। तो अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया तो वापस से उसको हम वॉइड नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट।
तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अदरवाइज वैलिड बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट लाइक एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर स्टैम्प। यहाँ पे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि अगर मतलब कि वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होता है लेकिन किसी ना किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, जब वो टेक्निकल इशू सही कर दिया जाता है तो वापस से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है तो वो लॉ की तरफ से, कोर्ट की तरफ से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस द डिफेक्ट इज़ रेक्टिफाइड, जब तक वो जो प्रॉब्लम है वो सही ना कर दिया जाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? हो सकता है उसमें स्टैम्प ना लगाया गया हो अभी, ठीक है, स्टैम्प रह गया हो। तो इस तरह के छोटे छोटे डिफेक्ट की वजह से जो है वो कोर्ट की तरफ से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, और जब वो डिफेक्ट सही हो जाता है तो फिर वो कोर्ट की तरफ से इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। ए बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी। ए ने जो है बी से 10,000 रुपये लिए एंड मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट एंड अ ₹1 स्टैम्प इज़ टू बी पेस्टेड ऑन द प्रॉमिसरी नोट। फिर ए ने जो है एक तरह से प्रॉमिसरी नोट बनाना चाहा, उसने प्रॉमिसरी नोट बनाया लेकिन उसमें ₹1 का स्टैम्प पेस्ट नहीं किया था, उसने वो पेस्ट करना रह रहा था बस। ठीक है, द एग्रीमेंट थ्रू कंप्लीट इज़ अनइन्फोर्सेबल बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफेक्ट। तो वो एग्रीमेंट एक तरह से कंप्लीट नहीं, मतलब एक तरह से अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफेक्ट प्रॉमिसरी नोट बीइंग अंडर स्टैम्प, क्योंकि उसमें अभी तक स्टैम्प नहीं लगा था। ठीक है, तो वो एक तरह से आप लोग का अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब वो डिफेक्ट ठीक कर दिया जाएगा, स्टैम्प लगवा दिया जाएगा, तो वो फिर कोर्ट की तरफ से इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब इसके आगे हमारा शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? तो सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ओवर इंटरनेट। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेस करना मतलब कि जाहिर करना। तो एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन एक्सप्रेस्ड ओरली और इन राइटिंग बट आर रिफ्लेक्टेड इन थिंकिंग बिहेवियर ऑफ पार्टीज कंसर्न। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? या तो ओरली बोलकर या फिर रिटन लिख करके इस तरह से एक्सप्रेस करना, या फिर सामने वाली पार्टी के सोचने या उसकी बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, बात करने के तरीके से 10 तरह की चीज़ें पूछने से एक्सप्रेस हो जाना कि सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कि द बस ड्राइवर मेयरली स्टॉप्स द बस एट द बस स्टॉप एंड द पैसेंजर्स बोर्ड विदाउट बीइंग इन्वाइटेड। तो जब हम जो बस ड्राइवर होता है, बस आती है, हम बस स्टॉप पे जाके खड़े हो जाते हैं जब भी हमें बस पकड़नी होती है। तो बस आती है तो क्या ड्राइवर निकल के आता है कि आइए आइए प्लीज़ आकर, अगर आपको बैठना हो तो मैं आपको ऑफ़र देता हूँ, अगर आपको मेरी बस में बैठना हो तो आकर बैठ जाइए? ऐसा तो नहीं होता है। जब बस रुकती है, लोगों को पता होता है हमें कहाँ जाना है, बस ड्राइवर जब बस इंडिकेट दे देता है कि मैं बस यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, अगर आपको आना है तो आप आ जाइए, नहीं आना है तो इट्स ओके, कोई फोर्स नहीं करेगा, है ना। तो ये एक तरह से आप लोग का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक्सप्रेस हो जाता है कि अब बस आ गई है तो हमें बैठना है या नहीं बैठना वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, सिंपल बात कि बिहेवियर से पता चलना चाहिए या रिटन में कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म है दो पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज़ नो इंटेंशन ऑन ईदर साइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट द लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है यहाँ पे लॉ कॉन्ट्रैक्ट बना देता है दो लोगों के बीच में। यहाँ पे दो पार्टीज़ जो होती हैं उनकी इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, लेकिन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ में आएगा कि अ फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड्स, अगर किसी का सामान खो गया है, फॉर एग्जाम्पल रास्ते में आप चल रहे हो, किसी का पर्स गिरा हुआ मिला है आपको या किसी का कुछ सामान गिरा हुआ मिला है, तो आप एक ऑब्लिगेशन में आ जाते हो लॉ की तरफ से कि अगर आपके सामने कोई किसी की खोई हुई चीज़ पड़ी हुई, आपने उसे उठाया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है अब उसकी कि आप उस इंसान को ढूंढो और उस तक जो है वो सामान उसका हिफाजत से पहुंचाओ। ठीक है, उस ऑब्लिगेशन में आप आ जाते हो। तो अ फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड्स इज़ अंडर ऑब्लिगेशन, मतलब कि जिम्मेदारी, टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर, कि उस चीज़ का जो सामान है उसका ट्रू ओनर, सही मालिक जो है उसका ढूंढ करके उसको रिटर्न कर दे वो गुड्स। ठीक है, ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स, वो गुड्स उस चीज़ को जो है वापस कर दे। तो मतलब अगर आप रास्ते में फॉर एग्जांपल चल रहे हो, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है जो कि किसी का सामान फॉर एग्जांपल गिर गया है, तो वहाँ पे आप ऑब्लिगेशन में आ जाते हो, जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर लॉ की तरफ से कि आप वो सामान का ठीक ओनर ढूंढ करके जिसका वो सामान है उस तक वो सामान पहुँचाओ। ठीक है,
तो ये आप लोग का कंस्ट्रक्टिव एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद आता है आप लोग का थर्ड पॉइंट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ओवर इंटरनेट। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर इनटू बिटवीन द पार्टीज यूजिंग इंटरनेट, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का इंटरनेट के थ्रू होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्सन्स क्रिएट अ नेटवर्क विच आर लिंक टू अदर नेटवर्क्स थ्रू EDI, electronic data interchange. This help in doing business transaction using electronic mode, मतलब एक तरह से business transaction के लिए ये help करता है हमारा EDI। और इसमें जो एक तरह से इंटरनेट पे नेटवर्क के थ्रू जो है दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आप लोग का implied contract। तो a contract may be created by the conduct or act of parties and not by their words spoken or written. It may be result from a continuing course of conduct of the parties। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे बिहेवियर से हो जाता है, सामने वाली पार्टी कुछ बोलेगी नहीं, लिख कर नहीं देगी, आप कुछ पेपर वर्क वगैरह नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ में आएगा, वेयर कूली इन यूनिफॉर्म कैरीज द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए टू डू सो एंड ए अलाउज इट। कहने का ये मतलब है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे रेड यूनिफॉर्म में बहुत सारे कुली होते हैं, ठीक है। अब अगर आप हो, आपका सामान जो है फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, ए जो है रेलवे स्टेशन पे पहुँचा, उसका सामान जो एक कुली ने उठाया और वो चलने लगा। अब साथ साथ ए भी चल रहा था, कहने का मतलब है ए ने कुली को मना नहीं करा, मतलब कि ए भी कहीं ना कहीं चाहता था कि उसका सामान जो है लगेज उठा करके कुली बाहर तक ले चले। तो ए ने बिना कुछ बोले ही परमिशन दे दिया कुली को, दोनों के बीच में ये चीज़ एग्रीमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पेपर वर्क वगैरह हुआ। द लॉ इम्प्लाइज दैट ए हैज़ एग्रीड टू पे फॉर द सर्विसेज। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ निकल के आ गई, मतलब कि लॉ की तरफ से कि ए जो है एग्री करता है कि इस सर्विस का वो पेमेंट करेगा कुली को, ठीक है। दिस इज़ अ केस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड कुली। तो ये केस जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का है, जो कि दोनों के बीच में हुआ है। किन दोनों के बीच में? ए और कुली के बीच में। ए ने जो है बिना कुछ बोले एग्री कर लिया और कुली ने जो है वो सर्विस दिया है उसको, जिसके बदले वो चार्ज लेगा, पैसे लेगा, ठीक। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं हो। ऑब्वियसली आप कुली से क्या पेपर वर्क तो करोगे नहीं कि आओ भैया एग्रीमेंट हुआ है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है कि तुमने मेरा सामान उठाया, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ मेरा सामान उठाने के लिए, ये सब टाइप की चीज़ें तो होंगी नहीं। उसने सर्विस दिया, आपने सर्विस लिया, आपने उसका फ़ायदा उठाया, अब जो है आप उसको पेमेंट करोगे उस चीज़ का, है ना। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है आप लोग के 4 टॉपिक्स और रह रहे हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये चारों कॉन्ट्रैक्ट जो बच गए हैं वो मैं इसके आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को मैंने अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं सब में डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सारे जो है आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, अपने एग्जाम में लिख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।